नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। अगले लोकसभा चुनाव को लेकर शनिवार को बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची से माना जा रहा है कि विपक्षी दलों पर दबाव बढ़ गया है, खासकर विपक्षी गठबंधन इंडिया पर, और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के लिए यह एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। बीजेपी ने चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले अपने लगभग 35% से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने विपक्ष को साफ संदेश देने की कोशिश की है कि चुनाव को लेकर वह पूरी तरीके से तैयार है। वह सिर्फ जीत का दावा ही नहीं कर रही है, बल्कि उम्मीदवारों का ऐलान कर चुनावी तैयारियों का शंखनाद भी कर दिया है। माना जा रहा है कि इससे अब न सिर्फ विपक्ष पर दबाव बढ़ गया है, वह भी जल्द से जल्द गठबंधन की सीट बंटवारे को लेकर फाइनल करे और सीटों का ऐलान करे। कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और 5 राज्यों में आप के साथ तालमेल हो गया है। बिहार में आरजेडी, महाराष्ट्र में एमबीए के बीच और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और दूसरे दलों के साथ और वेस्ट बंगाल में टीएमसी के साथ तालमेल फाइनल होना बाकी है। कांग्रेस का यह दबाव बढ़ता दिख रहा है क्योंकि जिन राज्यों में उसका समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी से तालमेल हुआ है, वहां कांग्रेस की ओर से एक भी सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी दिल्ली, हरियाणा और गुजरात जैसे अहम राज्यों में आप तालमेल के मुताबिक अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस की 3 सीटों और दिल्ली की 3 सीटों पर कांग्रेस और उत्तर प्रदेश की 17 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि कांग्रेस कब अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। क्या बीजेपी की इस सूची से विपक्ष पर दबाव बढ़ गया है? इन तमाम जानकारी के लिए और इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ में कांग्रेस से बात करने के लिए नितिन दुबे जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ में सत्येंद्र जैन जी भी जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर खिलावन चंद्राकर जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। तीनों मेहमानों को मैं बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं नितिन दुबे जी आपके पास में आना चाहूंगा। बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। क्या बीजेपी के इन खुले पत्तों से विपक्ष पर दबाव बढ़ गया है? और बीजेपी ने जिस प्रकार से अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार है और जो दावेदार है उनको कितना और इंतजार करना पड़ेगा? पहले टिप्पणी चाहूंगा आपसे। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात का जवाब देना चाहता हूं कि कैंडिडेट घोषित होने से किसी तरह का कोई दबाव नहीं बनता है और ना ही कांग्रेस पार्टी के ऊपर किसी तरह का दबाव भारतीय जनता पार्टी बना पाई है और ना बना पाएगी कभी। दूसरी बात कि कैंडिडेट पहले घोषित हो या बाद में घोषित हो, उससे दबाव का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और जहां तक कांग्रेस की रणनीति है, भाजपा की जो पिक्चर है वो पूरी ओपन पिक्चर है, सड़क पे है उनकी पिक्चर। उनको जो है बेरोजगारी, महंगाई, लोगों को जिन समस्याओं से सामना करना पड़ रहा है, उन सब मुद्दे पे ना काम करना है ना बात करना है। लेकिन भाजपा का एजेंडा खुला हुआ है, उसे केवल राम, जाति, बिरादरी, संप्रदाय, इस पर चुनाव लड़ना है। देखिए, ये सवाल एजेंडा छुपा है ही नहीं ना। जी बिल्कुल नितिन जी, ये सवाल न सिर्फ मेरा है बल्कि ये तमाम उन कांग्रेस के दावेदारों का भी है और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जो लोग हैं, जो राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, रिसर्च के अनुसार में फिर जो उसका परिणाम आते हैं, उसके अनुसार ये बात सामने निकल कर आती है कि कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल है, कहीं ना कहीं उनमें मनमुटाव है और शायद यही स्थिति है कि कांग्रेस की अभी तक सीट ही बंटवारे को लेकर की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। वहीं बीजेपी इस बात का पुरजोर दे रही है कि बीजेपी तैयार है बिल्कुल चुनाव के लिए, उसने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। ये संदेश भी है एक प्रकार से हम देखें तो कांग्रेस की ऐसी स्थिति स्पष्ट नजर नहीं आ रही है। देखिए, ये किसी तरह का कोई संदेश नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। मैं पहले भी वो बात आपको कह चुका हूँ कि दोबारा कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा खुला हुआ है। उनका सीधा संबंध धर्म से है, उनका सीधा संबंध जातियों से है, उनका सीधा संबंध संप्रदाय से। और कांग्रेस इस मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ती है, ना ही ये मुद्दा कभी कांग्रेस इतने दिनों से 1885 से आज तक का आप इतिहास पढ़ेंगे तो कांग्रेस का ये नेचर कभी नहीं रहा कि धर्म के आधार पे चुनाव में उम्मीदवारों को घोषित किया जाए या धर्म के आधार पे एजेंडा पार्टी का सेट किया जाए। ये तो सीधा इन छोटे दलों का काम है, भारतीय जनता पार्टी जैसे दलों का, जो केवल हिंदुत्व की राजनीति करके। छोटे दल, ठीक है, इसका मैं देखिए, अभी आपको लग रहा होगा बड़े दल,
लेकिन जिसकी विचारधारा छोटी होती है वो छोटा ही होता है। ठीक है, जिसकी विचारधारा छोटी होती है नहीं होता है। जब विचारधारा आपकी खराब है तो आप गरीब हैं। सत्येंद्र जैन जी से लेना चाहूंगा, मेरा ये मतलब है। जी सत्येंद्र जैन जी, जिस प्रकार से नितिन द्विवेदी जी ने 2-3-4 टिप्पणियां की है, जैसे कि छोटे दल, छोटी विचारधारा, धर्म की राजनीति, दबाव की बात, ये तमाम बातों का आपसे जवाब चाहूंगा सत्येंद्र जैन जी। देखिए मनीष जी, अब चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना रणनीति के हिसाब से चल रही है और उसी श्रृंखला में 195 सीट जो है देश भर की, उन सीट पर हमारे लोकसभा के प्रत्याशी घोषित हो गए। ये बात भी सही है कि अभी चुनाव आयोग ने कोई निर्वाचन की तिथियां तय नहीं की हैं जी। तो जब भी निर्वाचन की तिथियां तय होंगी तो एक मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रत्याशी जो तय हुए हैं उनको एक समय सीमा, मान लीजिए प्रथम चरण, द्वितीय चरण, 5, 6, 8, 10 चरण में, जितने चरण में भी चुनाव होता है, तो मान लीजिए अगर कुछ लोग जो 195 सीट जो हैं उसमें से अगर प्रथम चरण के प्रत्याशी रहे, वो सीट अगर जो चुनाव आयोग घोषित करेगा उस अनुसार रहेगा तो उनको कुछ समय ज्यादा मिल जाएगा। तो ये भाजपा की रणनीति है। और कुछ जो आखिरी चरण में आ सकते हैं, मान लीजिए, या चुनाव आयोग एक ही उसमें कर सकता है, या चूंकि भारत बड़ा देश है तो मुझे लगता है संभावना है कि कुछ और अन्य चरणों में चुनाव संपन्न होगा, तो उन ऐसे प्रत्याशियों को समय काल भी ज्यादा मिलेगा। और जो हमने सीट जो अभी आपके जो आई है उसमें से कुछ आकांक्षी सीट भी है जिनको तो हमने उनको निर्णय लिया है, कुछ सीट हम नहीं जीत पाए थे, उन सब सीटों को देश भर के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उस पर हमने पहले ही प्रत्याशी दे दिए, जिससे कि प्रत्याशी जनता से जाए, लाभार्थियों से या भगवान रूपी जनता से कनेक्ट हो। ये तो आपकी हो गई पार्टी की रणनीति, ये तो हो गई आपकी पार्टी की रणनीति, लेकिन जो आरोप नितिन जी ने लगाए हैं उनका जवाब चाहूंगा मैं आपसे। देखिए ये सारी रणनीति जो राजनीति करते हैं बांटने वाली, ये सारी कांग्रेस उसकी जननी है। आप देखिए, अगर इन्होंने कहा कि भाजपा हिंदुत्व की राजनीति करती है तो आप देखिए, सबसे पहले अभी मैं प्रारंभ से ही कह रहा हूं, कांग्रेस जब से प्रारंभ रही तो कांग्रेस ने क्या किया, हिंदू कोड बिल लेके आए। पंडित नेहरू जी जब हमारे प्रधानमंत्री थे पहले, वो लेके आए और उन्होंने हिंदुओं को तो अलग कर दिया, एक नियम कानून के तहत बांट दिया। बिल कांग्रेस के शासनकाल में आया, लेकिन हिंदू कोड बिल डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लेके आए थे, जो कांग्रेस के जो नेहरू जी की सरकार में लागू नहीं हो सका है। और इसी बात से नाराज होकर कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उनकी कैबिनेट से अलग हो गए, इस्तीफा दे दिया था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लेके आए थे हिंदू कोड बिल। मनीष कुमार जी, आप पूरा बात तो सुनिए। हाँ जी बताइए सर। वो ये भी कह रहे थे उसमें उन्होंने तब भी यूसीसी की बात की थी। जी। उन्होंने कहा था कि सारे देश के जितने नागरिक हैं जी, किसी भी पंथ और संप्रदाय से आते हैं, सबके लिए एक कानून होना चाहिए। बिल्कुल, है ना। तो बांटने का काम किसने किया देश में, कि आपने कहा हिंदू कोड बिल लेकर के आए, वही मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, जो बाबा साहब ने भी कहा था जी, बिल्कुल, कि आपने हिंदुओं को तो एक कानून में बांट दिया, और जो हमारे क्रिश्चियन है, ईसाई बंधु हैं जी, हमें किसी धर्म संप्रदाय का विरोधी नहीं है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कांग्रेस ने जरूर एक महापाप किया था जी। और कांग्रेस ने मुसलमानों को भी कह दिया, नहीं यहाँ पर थोड़ा इको हो रहा है, कंट्रोल कराइएगा जी। तो मुसलमानों के लिए और जो हमारे ईसाई बंधु हैं उनको इस कोड से अलग रख दिया, लेकिन हिंदू है, जो शैव पंथ, शक्ति पंथ को मानने वाले हैं, जो जैन मत मानने वाले हैं, या जो सिख मत मानने वाले हैं, या फिर जो बौद्ध मत मानने वाले हैं, उन सबको एक हिंदू कोड बिल के द्वारा बांध दिया। तो ये काम कांग्रेस प्रारंभ से करते आई। और आपने देखा कि सोमनाथ का मंदिर जो था, मैं अभी इतिहास की बात कर रहा हूँ, सोमनाथ का जो मंदिर है, तो सोमनाथ के मंदिर का शिखर और जो 44 साल लग गए उसका कार्य पूर्ण होने में, 1964 में बन पाया। और किसने विरोध किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी उस समय कहा था, और ये सारा प्रमाण में है, ऑन रिकॉर्ड है जी, कि जो सरकार को या कांग्रेस की सरकार को सांप्रदायिकता में नहीं पड़ना चाहिए इस प्रकार। तो कांग्रेस ने बांटा है। और भगवान राम को काल्पनिक कहने वाले, हिंदुओं को आतंकवादी बताने वाले, हिंदुओं को आतंकवादी किसने बताया, भगवा को आतंकवादी किसने बताया, कांग्रेस की यूपीए सरकार ने। कांग्रेस बांटती आई। और अब आप एक प्रत्यक्ष प्रमाण ले लीजिए, ठीक है, इसमें धर्म के आधार पर बहुत सटीक प्रमाण आप देखिए कि सोनिया गांधी जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थी जी, तो वेटिकन सिटी में मदर टेरेसा को संत की उपाधि दी जा रही थी जी, ठीक है, कैनोनाइजेशन प्रोग्राम कहते हैं उसको जी। तो उसमें सोनिया गांधी जी ने विधिवत एक पत्र लिखा जी, उस पत्र के द्वारा
क्या लिखा, हम किसी भी धर्म संप्रदाय के विरोधी नहीं है, लेकिन हम सर्वपंथ संभाव में। कांग्रेस छद्म सूडो सेकुलरिज्म की बात करती है। ठीक है, क्या किया इन्होंने उस पत्र में लिखा, सुन 10 सेकंड और दीजिए जी, अभी बात आने दीजिए, पूरी बात नहीं आई है जी। उन्होंने एक पत्र लिखा है, वो पत्र लिखा था उस समय और कहा कि साहब हम नहीं आ पा रहे, पोप फ्रांसिस जो थे, पोप फ्रांसिस को, कि हम नहीं आ पा रहे हैं उस कार्यक्रम में, मेरी स्वास्थ्य का समस्या है। सोनिया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी कांग्रेस की, और 2 प्रतिनिधि भेजे थे, मार्गरेट अल्वा और थैलेरियो जी को। ठीक है, अच्छी बात है भेजा, लेकिन ये वही कांग्रेस है। अभी जब राम मंदिर का इनको निमंत्रण मिला तो इन्होंने कहा कि हम राम मंदिर के निमंत्रण में नहीं जा रहे, तो अस्वीकार, पत्र लिख करके अस्वीकार करते हैं। तो ये कांग्रेस की दो मुही राजनीति है, धर्म के आधार पर भी बांटने की राजनीति है कि ईसाइयों को तो पत्र लिख के बोलते हैं कि साहब हम नहीं आ रहे, तो हमारे प्रतिनिधि खिलावन चंद्राकर जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं, उनकी भी मैं इस मामले को लेकर टिप्पणी लेता हूं। करने वाली कांग्रेस है। ठीक है सर। खिलावन चंद्राकर जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक भी है, वरिष्ठ पत्रकार भी है, उनसे भी मैं टिप्पणी ले लेता हूं। सर, जिस प्रकार से हमने देखा कि बीजेपी ने अपनी 195 उम्मीदवारों की सूची पहले ही जारी कर दी, हालांकि अभी आचार संहिता की घोषणा नहीं हुई है, चुनावों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जैसा कि सत्येंद्र जैन जी बता रहे हैं कि ये बीजेपी की रणनीति है कि उनके जो उम्मीदवार है उनको पर्याप्त समय मिल जाए। और ये अच्छी बात भी है कि कोई भी कैंडिडेट अगर समय से पहले उनका ऐलान हो जाता है तो वो बेहतर अपना चुनावी जो अभियान है वो सफल बना सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी की 195 उम्मीदवारों की सूची से जो गठबंधन के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के, उन पर दबाव बढ़ गया है, क्योंकि अभी तो टिकटों का ही बंटवारा नहीं हुआ है, सीटों का ही बंटवारा नहीं हुआ है गठबंधन में। तो क्या हम माने कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उनको कितना इंतजार करना पड़ेगा, और क्या बीजेपी की ही ये रणनीति है जिससे कांग्रेस की उम्मीदवारों का ऐलान अभी लेट हो रहा है? मनीष जी, देखिए, निश्चित रूप से भाजपा ने न सिर्फ चुनावी तैयारियों को लेकर के बल्कि पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर के जो है बढ़त हासिल की है। तो मुझे लगता है कि जो आज से 3 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, उनकी तैयारियां कांग्रेस की अपेक्षा बीजेपी में पूरी पुरजोर तरीके से चल रही है, जबकि कांग्रेस इसमें लगातार पिछड़ती जा रही है। अन्य दल भी पिछड़ते जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई दिखाई देती है। जहां तक प्रत्याशियों के घोषणा की बात है, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी 4 गठबंधन हो गए हैं इंडी के घटक दलों से, तो मुझे लगता है कि उन राज्यों में भी अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है। सीटों की संख्या ज्ञात हो चुकी है उसके बावजूद भी। और देखिए, अभी बहुत सारी गठबंधन में बहुत सारे राज्य में बहुत ज्यादा कसरत बाकी है। जैसे केरला में बाकी है अभी, वामपंथियों के साथ उनका गठबंधन होने की संभावना अभी भी जीवित है वहाँ। तमिलनाडु में भी लगभग यही स्थिति है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में भी कोई ना कोई बात मैटर अटका हुआ है, वहाँ भी पश्चिम बंगाल में मैटर अटका हुआ, वहाँ भी अटका हुआ है। और जहाँ बहुत अच्छी स्थिति में है कांग्रेस और उसके सहयोगी दल, जैसे झारखंड और बिहार, तो वहाँ भी अभी घोषणा नहीं हो पाई है प्रत्याशियों की। जिससे स्पष्ट लगता है, इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस जो है लगातार पिछड़ती जा रही है चुनावी तैयारियों को लेकर के। अभी जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है, अभी तो यात्रा चल रही है मध्य प्रदेश में, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तो मुझे लगता है कि इसमें पूरे 6 तारीख तक पूरे सभी नेताओं को व्यस्त रहना है। जी बिल्कुल। और इसी में एक सवाल और जोड़ना चाहूंगा, सर, कि इस समय मौजूदा दौर में लोकसभा चुनाव सिर पर है, तमाम पार्टियां अपनी अपने स्तर पर तैयारियां कर रही है। ऐसे में राहुल गांधी जी जो यात्रा निकाल रहे हैं, क्या ये लाजमी नहीं है कि राहुल गांधी जी इस वक्त, कम से कम इस वक्त तो वो दिल्ली में होते, सीटों को लेकर मंथन करते, बैठक करते, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाते और ये तय करते कि किस सीट पर किस उम्मीदवार को उतारना है। कम से कम उनके रिज्यूम पढ़ते और ये तय करते कि कौन सी सीट है जहां से कांग्रेस जीत सकती है, ऐसी कौन सी सीट है जहां पर कांग्रेस वीक है, उस पर क्या रणनीति बन सकती है। कम से कम इस वक्त तो राहुल गांधी को दिल्ली में नहीं होना चाहिए था। इस बात का जवाब नितिन जी आप भी दीजिएगा। पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा खिलावन साहब। देखिए मनीष जी, स्पष्ट है कि जो समय निर्धारित किया गया है या जो समय चयन किया गया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मंथन करने के बाद ये समय नहीं निर्धारित किया गया है जी, क्योंकि आचार संहिता लागू होने वाला है। लगभग 15-20 दिन में आचार संहिता लागू हो जाएगा।
इससे पहले जो है जो इंडी गठबंधन का सबसे मुखिया है, सबसे अग्रणी है कांग्रेस, उनके द्वारा जो है कई राज्यों में सीटों का बंटवारा अभी तक तय नहीं हो पाया है, और जहां सीटों का बंटवारा हो गया वहां प्रत्याशी घोषित नहीं की गई है। हाँ। देखिए राहुल गांधी भले ही भूतपूर्व अध्यक्ष हो कांग्रेस पार्टी के जी, लेकिन राहुल गांधी की इच्छा के बिना, राहुल गांधी की के सहयोग के बिना, राहुल गांधी की अनुपस्थिति में कोई निर्णय कर ले कांग्रेस के शीर्ष नेता, ऐसा संभव नहीं है आज की स्थिति में। ऐसी दशा में मुझे लगता है कि राहुल गांधी को निश्चित रूप से अपनी नया यात्रा के लिए समय चयन में कुछ चूक हुई होगी जी, और लगभग यही कारण है कि चुनावी तैयारियों में कांग्रेस लगातार पिछड़ती जा रही है। नितिन दुबे जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से बीजेपी ये परिवारवाद के कांग्रेस पर आरोप लगाती रही है, तो क्या इन तमाम राजनीतिक जो परिदृश्य है इससे राहुल गांधी इसलिए दूर है ताकि वो ये बता सके कि जो सीटों का बंटवारा है और जो राजनीतिक निर्णय है उससे गांधी परिवार का कोई तालमेल नहीं है, और जो भी निर्णय ले रहे हैं अध्यक्ष के तौर पर और पार्टी के बड़े नेता के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ले रहे हैं, और जो पार्टी के तमाम नेता है वो ले रहे हैं? क्या ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी? और क्या अगर ये सही है तो ऐसे में क्या राहुल गांधी को वहां पर नहीं होना चाहिए था दिल्ली में, जैसा कि मैंने खिलावन चंद्राकर जी से भी पूछा था? आपसे भी यही जानना चाहूंगा। मेरे दो सवाल हैं, इन दोनों का उत्तर दीजिएगा। देखिए, भाजपा का ये झूठा भ्रम है फैलाया मीडिया के माध्यम से। न राहुल गांधी कैंडिडेटों से दूर है, न राहुल गांधी जी पार्टी से दूर है, न किसी निर्णय से दूर है, लेकिन किसी भी दल में सबके अपने अपने काम होते हैं। वो काम जो उनको सौंपा है दल ने, वो काम राहुल जी कर रहे हैं। जो टिकट बांटने की समिति में है वो अपना काम कर रहे हैं, जो यात्रा की तैयारी का काम कर रहे हैं वो अलग है, जो चुनाव का पूरा रोड मैप और कैंडिडेटों को लेकर चर्चा कर रहे हैं वो अलग है। तो इस सबको मिलाने की आवश्यकता है ही नहीं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद से चुनाव लड़ती है, कुछ अफवाहें फैलाती है। अभी आप देख रहे होंगे कि बीच में अफवाहें फैलाई कि कमलनाथ जी भाजपा में आ गए हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब इकट्ठा कर दिया उन्होंने। यहाँ पर मैं नितिन जी आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, कमलनाथ जी मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं, और बीजेपी वाले ये कह रहे हैं भैया कि हमको तो उनकी जरूरत ही नहीं है। ये बयान कैलाश विजयवर्गीय जी ने दिया था इंदौर में, आपको ये भी बता दूं। कुल मिलाकर ये है कि अगर ऐसा होता भी तो मीडिया पर ये बात कहने का क्या जरिया था? पहली बात तो ये थी कि कमलनाथ जी को खुद मीडिया के सामने आना चाहिए था, उन्होंने इस बात का कभी खंडन नहीं किया। उनको जब अभी कुछ दिन पहले ही वो मीडिया के सामने छिंदवाड़ा में रूबरू हुए, तब उन्होंने इस घटना के 15 दिन बाद इस बात का खंडन किया, जबकि ये बात तुरंत ही करनी चाहिए थी। सज्जन सिंह वर्मा इस बात को खूब हवा देते रहे। सज्जन सिंह वर्मा को क्या कांग्रेस के अध्यक्ष नोटिस जारी नहीं कर सकते थे कि आप इस बात का किस बात से दावा कर रहे थे कि वो बिल्कुल बीजेपी में जाने की दहलीज पर खड़े हुए हैं? सवाल बहुत है नितिन जी, हम मुद्दों की बात करना चाहते हैं, ऐसे तो कांग्रेस पार्टी पर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब लोकसभा चुनाव सिर पर हो, ऐसे में कांग्रेस का एक दिग्गज नेता जिस पर पार्टी का पूरा दारोमदार हो, उसको क्या दिल्ली में नहीं बैठना चाहिए था? बीजेपी ने 35% सीटों पर अपनी तस्वीर साफ कर दी है और कांग्रेस अभी टिकटों को लेकर ही तस्वीर साफ नहीं कर पा रही। मेरा सवाल यहाँ मूल ये था सर। देखिए, मैं आपको इस मूल सवाल का मूल जवाब देता हूँ जी। ये पार्टी तय करती है कि राहुल गांधी जी को क्या करना है, प्रियंका जी को क्या करना है, दिग्विजय सिंह जी को क्या करना है जी, बिल्कुल है ना, ये पार्टी तय करती है जी। ये राहुल जी निर्णय नहीं लेता है कि मैं यात्रा निकाल रहा हूँ, ठीक है अब मैं यात्रा से लौटूं जब टिकट बटेंगे, ये कहीं होता है क्या? ये कोई घर का मामला तो है नहीं, ये दल का मामला है ना साहब। तो राहुल जी की यात्रा भी जो है पार्टी ने तय की है, और राहुल जी कब दिल्ली लौटेंगे ये भी पार्टी तय करेगी। तो इसमें अब आप कहते हैं कि उम्मीदवारों की घोषणा अभी क्यों नहीं हुई जी। ये कोई आवश्यक या जीतने का पैमाना तो है नहीं कि पहले घोषित हो जाएंगे तो चुनाव जीत जाएंगे, बाद में घोषित होंगे तो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, ऐसा पैमाना तो नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल सर। जब पार्टी पूरी तरह उस पर मंथन करेगी और उस व्यक्ति जो समाज की मुख्य धारा से जुड़ा व्यक्ति है, जो किसी प्रपंच में नहीं है, जिसकी छवि ईमानदार है, उस व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। लेकिन अगर उम्मीदवारों का ऐलान होता है तो उम्मीदवारों को कम समय नहीं लगेगा? आपको नहीं लगता कि सर उम्मीदवारों को तैयारी करने में, प्रचार प्रसार करने में, अभियान में कम वक्त मिलेगा? क्या इससे चुनाव पर जो व्यक्ति राजनीतिक जीवन में होता है वो हमेशा चुनाव के लिए सक्रिय होता है,
हमेशा जनता की नजर में होता है, केवल टिकट घोषित होना होता है। पास में आना चाहूंगा जी, सत्येंद्र जैन साहब के पास आना चाहूंगा। जैसा कि जैन साहब नितिन दुबे जी बता रहे हैं कि बीजेपी की अलग रणनीति है, कांग्रेस की अलग रणनीति है। मैंने नितिन जी से ये भी जानना चाहा कि एक ऐसा केंद्रीय नेता जो इस वक्त सड़कों पर है, यात्रा कर रहा है, और ऐसे दौर में जिसे दिल्ली में बैठकर इन तमाम बातों का सर्वेक्षण करना चाहिए था, तमाम बातों पर रिसर्च करना चाहिए था कि किसको कहां पर टिकट देना जरूरी है, कहां कांग्रेस की रणनीति कमजोर है, वहां रणनीति बनाने की जरूरत है। बीजेपी ने अपने 35% से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बीजेपी अब दूसरी सूची कब जारी करेगी, और कांग्रेस जिस प्रकार से लेट लतीफी कर रही है, तो इससे आपको तस्वीरें साफ होती है, क्या कहते हैं आप सर? जी, प्रकाशित करेगी। हाँ जी सर। और वह शीघ्र कर देगी अपने जो उनकी सुविधा अनुसार, या जो उनको रहेगा, क्योंकि चुनाव आयोग की तो अभी डेट आई नहीं है जी। तो अब ये हमारी जो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड है जी, या केंद्रीय चुनाव समिति है, वो सब तय कर लेंगे और हो जाएगा ये सारा। अभी देखिए प्रश्न आया, आपने कमलनाथ जी की बात कही, तो कमलनाथ जी देखिए, हमने नहीं कहा, कमलनाथ जी तो मीडिया को बोल रहे हैं, बहुत गलत बात है। दीपक सक्सेना उनके नेता हैं, वो कहते कमलनाथ का कांग्रेस में अपमान हो रहा है, और ये बात सही भी है, क्योंकि आलोक शर्मा जैसे राष्ट्रीय प्रवक्ता को फिर कांग्रेस बैठाने लगी है अपने राष्ट्रीय चैनल वगैरह पे, सब पे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। या तो कमलनाथ जी गद्दार है या आलोक शर्मा गलत है, तो दोनों में से किसी एक को बाहर करना चाहिए था कांग्रेस को। तो दोनों कांग्रेस में है, इसीलिए कांग्रेस के अंदर कोई तो ये बात नितिन जी से कही कि कांग्रेस अध्यक्ष को चाहिए कि वो दोनों को नोटिस जारी करे। हाँ नहीं, और उनको आलोक शर्मा को नोटिस जारी किया था पवन खेड़ा ने, उनके राष्ट्रीय पदाधिकारी मीडिया विभाग से, लेकिन वो आज कुछ नहीं, ढाक के 3 पाते, कांग्रेस कभी कोई निर्णय नहीं ले पाती है जी। अच्छा, दूसरी बात, विक्रम महाके हुए या नकुलनाथ हुए, इन सब ने कहा कमलनाथ जी जाएंगे और हम जाएंगे। उसके बाद में अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, ट्विटर हुआ, फेसबुक, सब जगह से कांग्रेस शब्द हटा दिया था सारे बड़े नेताओं ने। तो ये भाजपा से पूछ के किया था, ये मतलब स्वयं ही है, ये खुद ही करते हैं और मीडिया पर ठीकरा फोड़ते हैं या भाजपा पे करते हैं। दरअसल ये कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई है, कांग्रेस अपने आप में टूट गई है गुटों की लड़ाई में, और कमलनाथ जी का जो अपमान हो रहा है वो उसके कारण से कांग्रेस, कमलनाथ जी छुप गए कांग्रेस के अंदर। और आपने देखा है कि पावर ऑफ अटॉर्नी गाली बांटने की, कपड़े फाड़ने की दी जाती है जिसमें, और स्वयं ही जो पूरे कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व देखिए अक्षम सिद्ध हो रहा है, चाहे वो जीतू पटवारी जी हो, चाहे वो भंवर सिंह जी हो, जितेंद्र सिंह भंवर साहब हैं, क्योंकि कोई भी कांग्रेस नेता हर दिन हजारों कांग्रेस ही छोड़ रहे हैं कांग्रेस मध्य प्रदेश में, तो कोई इनकी पटवारी जी के सीमांकन में नहीं चाहता, कांग्रेस में रहना चाहता जीतू पटवारी जी के, या फिर कहे भंवर साहब के भंवर में कांग्रेस के उसमें नहीं फंसना चाहता वो, क्योंकि भंवर साहब भी हार चुके हैं और प्रदेश का नेतृत्व अक्षम हो रहा है, कांग्रेस उससे जा रही है। अब बात जो है, जो आपने कहा राहुल जी वाली बात कही नितिन जी ने, तो मुझे ऐसा लगता है, मैं उससे भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अभी राहुल जी कह रहे पार्टी निर्णय करती है, तो राहुल जी अभी विदेश यात्रा भी हुआ है, बीच में यात्रा को तिलांजलि दे करके बीच में होल्ड पर रख करके विदेश में भी घुमाए हैं। क्यों गए थे, क्या कारण थे, ये कांग्रेस और राहुल जी तय करेंगे। लेकिन मैं बताऊं, कोई ना वहां पर भी गंभीरता नहीं है, और जहां पर भी राहुल जी जा रहे हैं वहां पर वंटरहार हुआ है कांग्रेस सर। ठीक है, हमारे पास में चूंकि समय का अभाव है और कांग्रेस में टूटन और बिखराव है जी, पूरे भारत में भूकंप आया हुआ है कांग्रेस के अंदर। मैं बिल्कुल सर, बहुत कम समय है हमारे पास में, और 1 मिनट का समय मैं खिलावन चंद्रकर साहब को भी देना चाहूंगा। सर, क्या कांग्रेस के लिए एक यह भी संकेत है कि अगर उसने बाकी के राज्यों में तालमेल के साथ में तेजी नहीं दिखाई तो चीजें पटरी से उतर सकती है, क्या सही है? निश्चित रूप से मनीष जी, मुझे लगता है कि यदि तालमेल में देरी हुई या टिकट सीटों के बंटवारे में देरी हुई कुछ राज्यों में, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है चुनावी तैयारियों में काफी पिछड़ जाएगी, और भाजपा जिस तेजी से काम कर रही है, पहली सूची जारी हो गई, दूसरी सूची पर भी लगभग मंथन पूरा हो चुका है, कुछ फॉर्मेलिटी बाकी केंद्रीय चुनाव समिति की, तो मुझे लगता है जबकि कांग्रेस में अभी इस तरह की शुरुआत नहीं हुई है। पहले दौर की एक चर्चा भर हुई है प्रदेश के प्रभारी संगठन प्रभारियों के साथ। मुझे लगता है कि ठीक है सर, पहले कांग्रेस को सीटों के बंटवारे को लेकर के निर्णय करना चाहिए, उसके बाद टिकटों की घोषणा भी मुझे लगता है कि
जल्द से जल्द कर दिया जाना चाहिए, तभी ठीक है, बिल्कुल तो ठीक है सर। आने वाले दिनों में भाजपा की दूसरी सूची भी जारी हो जाएगी और कांग्रेस सूची जारी नहीं कर ठीक है, जैसा कि सत्येंद्र जैन साहब ने कहा कि जल्दी ही बीजेपी की दूसरी सूची भी जारी हो जाएगी। फिलहाल हमारे पास में सर समय का अभाव है। आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। कांग्रेस के लिए एक संकेत यह भी है कि अगर उसने बाकी राज्यों में तालमेल के साथ काम नहीं किया या फिर तेजी नहीं दिखाई तो बात पटरी से उतर सकती है। कांग्रेस इस काम में तेजी दिखाने के साथ अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में तेजी दिखानी होगी। बीजेपी ने अपनी पहली केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग करने के बाद 195 नामों का ऐलान कर दिया है और दूसरी ओर कांग्रेस की पहली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी नहीं हो पाई है। पहली यह बैठक इसी हफ्ते होनी थी, लेकिन इसे टालकर आगे के लिए बढ़ा दिया गया। सूत्र बताते हैं कि समिति में आने के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट ही फाइनल नहीं हो पाई है। सोमवार को पार्टी के मैनिफेस्टो की कमेटी की बैठक होनी है और कहा जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक अगले सप्ताह हो सकती है। फिलहाल देखना ये होगा कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उनको और कितना इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।